अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में जा चुकी है और सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट ज़्यादा किया हुआ है इस रैशनल से कि इकॉनमी 6% ग्रोथ जो है अचीव करने के बाद ओवर हीट हो गई है। और ओवर हीट क्यों हुई है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी थी सप्लाई से, तो उसको कूल डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड को कंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन पे काबू कर लें। तो मैं क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, एज अ टीचर, उसको जब डेटा को क्लोजली परसीव कर रहा था, तो मुझे कुछ एविडेंस जो है वो अपोजिट मिला। तो मैं आपको वो शो करूंगा थोड़ी देर में कि ये जो डेटा है वो कुछ और बता रहा है, और जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट रेट के थ्रू उतनी सक्सेसफुल नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, और लोग जो है मनी डिमांड जनरली, लोग जो है अपना पैसा जो है वो कैश फॉर्म में रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं, बैंकिंग चैनल को उतना अच्छा यूज नहीं करते। तभी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के जो मनी सप्लाई है, करेंसी इन सर्कुलेशन है, उसको उतनी अच्छी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो डिमांड जो है उतनी तेजी से कंट्रोल नहीं होती, और तभी जो है इंटरेस्ट रेट जो है उतना अच्छा टूल नहीं साबित होता। तो ये मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे समझ आया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर एसबीपी को पता था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वो इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमी ओवरहीट होने वाली है, लेट्स से, अगर ये उनकी परसेप्शन में था, नॉलेज में था, इकोनॉमी तेजी से बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल जो है उसकी वजह से ओवरहीट हो जाएगी, डिस्पाइट के हम 6% ग्रोथ अचीव कर लें और आगे जाके हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो ओवरहीट होने से पहले ही अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते तो शायद स्पेंडिंग जो है उतनी कंट्रोल हो जाती और वो सक्सेसफुली इंटरेस्ट रेट के थ्रू इन्फ्लेशन को टारगेट कर लेते। तो ये दूसरा सवाल है मेरा। अब जो मुझे डेटा को देख के समझ आया है वो ये है कि जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट सेंट्रल बैंक बढ़ा देती है, तो लोगों में, बिजनेसेस में ये सेंटिमेंट क्रिएट होता है कि इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ने वाली है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, क्योंकि पॉलिसी रेट का लैग्ड इफेक्ट होता है, तो वो मौजूदा वक्त में बाइंग जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं। जब मौजूदा वक्त में बाइंग ज़्यादा कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो है डिमांड तेज़ी से बढ़ जाती है सप्लाई से, और इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक तरह का क्रिएट होता है। ये मेरा एक क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं कि अगर हमें जो है वो व्यू रिव्यू करना है डेटा को, तो उम्मीद है आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। तो अप्रैल 19 से अप्रैल 22 तक का ये डेटा है। ब्लू जो है, जो कर्व है या लाइन है, वो ये शो कर रहा है कि ये एसबीपी का पॉलिसी रेट है, और ये जो ऑरेंज है ये सीपीआई है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको पीरियड्स में डिवाइड करूं, अप्रैल 19 में सीपीआई जो है लो था, और जो पॉलिसी रेट है एसबीपी का वो ज़्यादा था। और ये यहाँ पे जो है एसबीपी का पॉलिसी रेट यहाँ पे स्टेबल रहा है, ठीक है। 12.25 इतना कुछ रहा है, और वो इन्फ्लेशन रेट जो है पॉलिसी रेट फिक्स होने के बावजूद इन्फ्लेशन रेट में एक जंप आया है दिसंबर के अराउंड। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो सीपीआई जो है कम होना शुरू हुआ है, और पॉलिसी रेट भी उसके साथ साथ कम हो रहा है। लेकिन अगर हम अगस्त, जून 20 से लेके इस पीरियड को देखें अक्टूबर 21 तक, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि पॉलिसी रेट स्टेबल है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो सीपीआई से मेजर किया जा रहा है उसमें फ्लक्चुएशंस है। और अगर हम अक्टूबर, दिसंबर 21 के बाद देखें तो सीपीआई जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो बढ़ रहा है, और साथ साथ पॉलिसी रेट भी बढ़ रहा है। तो क्या ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा
कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का टूल है सेंट्रल बैंक का, उसको डेटा तो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है। अगर ये बात हम मान भी लें कि इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट जो है लैग्ड इफेक्ट होता है, तो व्हाई द डेटा इज नॉट सपोर्टिंग इट? तो ये हमें जो है ये मेरी क्वेरी थी जिसको मैं डेटा से आंसर करने की कोशिश कर रहा था। ऑल्दो मैंने थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश की, तो मुझे ये नज़र आया कि सीपीआई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का हमारी जैसी इकोनॉमीज जिनमें इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, वहाँ वो उतनी इफेक्टिव नहीं है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। अब दूसरे जो है पहलू पे आ जाते हैं कि हमारे जैसे मुल्कों में जो इनपुट्स भी इंपोर्ट करते हैं और इनपुट को यूज करते हुए आउटपुट बनाते हैं, तो हम जो एनर्जी इनपुट इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उसकी कीमत जो है डॉलर में बढ़ जाए, तो हमें ज्यादा डॉलर लगते हैं उस चीज को, उस एनर्जी इनपुट को बाय करने के लिए। फिर हम उसको जब यहाँ ले आते हैं तो हमें जो है ज्यादा रुपयों में वो चीज मिलती है, तो इसका मतलब वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जब भी बढ़ जाएं, चाहे वो एनर्जी आइटम की हो, फूड आइटम की हो, या फिर मशीन की हो, या फिर कोई और चीज़ हो जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो है इन्फ्लेशन का एक बर्स्ट क्रिएट होता है। और ऐसे मतलब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब ऐसी सिनेरियो में जहाँ सप्लाई जो है उन चीज़ों को हम डोमेस्टिकली क्योंकि प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो हम वो इंपोर्ट करते हैं। जब उन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं और वो हमें महंगी मिलती हैं, तो हमारे यहाँ एक इन्फ्लेशन का बर्स्ट क्रिएट होता है। तो जिन इकोनॉमीज में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन 70% हो या 60% हो, क्योंकि वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है जिस तरह हम हैं, उन इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट बढ़ा के क्या पॉलिसी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसी है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की जाती है? एटलीस्ट डेटा तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा। ये मेरा एक एनालिसिस था जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता था। दूसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा होता है, तो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो बैंक से बोरो करके कोई नई मशीन लेना चाहते हैं, या कोई नया आइडिया लॉन्च करना चाहते हैं, या कंज्यूमर्स जो हैं, जो जिन जो लेट्स से बोरो करके कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, लेट्स से मैं कंज्यूमर को फिलहाल साइड कर देते हैं, मैं सिर्फ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे आ जाता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है, तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो जिनके थ्रू जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, जो अगर मशीन परचेज करेंगे तो डेफिनेटली लेबर भी डिमांड करेंगे उसको चलाने के लिए, या कोई नई बिल्डिंग बनाएंगे बैंक से पैसा लेके, या कोई नया आइडिया जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें फंड्स चाहिए, उसके लिए बैंक से बोरो करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो वो कम बोरो करेंगे, कम रोजगार क्रिएट होगा और ओवरऑल उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो ओवरऑल जो है सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा करके इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं हो पा रही, तो हम उसको लो क्यों नहीं कर देते? नंबर वन। नंबर टू, जब हमें पता है कि हमारे यहाँ बिजनेसेस जो हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इनकम कम होने की वजह से उनको बैंकिंग सिस्टम पे रिलाय करना पड़ता है, स्पेशली जो फाइनेंशियली लिटरेट हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को लो क्यों नहीं रखते? इवन दो हमारी जैसी नहीं, हमसे मुख्तलिफ थोड़ी सी इकोनॉमीज जो रिलेटिवली प्रोग्रेसिंग इकोनॉमीज हैं, जो एग्रीकल्चर आइटम्स में, एनर्जी आइटम्स में दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके यहाँ तो इंटरेस्ट रेट तब बढ़ाया जाता है जब डिमांड बढ़ जाए ज़्यादा तेज़ी से और उनकी डोमेस्टिक सप्लाई उस डिमांड को उस तेज़ी से मीट ना कर पाए, तब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं और इन्फ्लेशन को टारगेट करने में वो सक्सेसफुल रहते हैं। और क्योंकि वहाँ फाइनेंशियली लिटरेट ज़्यादा लोग हैं, बैंकिंग चैनल ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वहाँ ये मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। हमारे यहाँ जहाँ ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम यूज़ नहीं करते, इनफॉर्मल चैनल, इनफॉर्मल सिस्टम में ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे ये पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं है। फिर भी हम इसको डिफेंड कर रहे हैं, इस पे रिलाय करते हैं, तो इसको जो है वो रीथिंक करने की ज़रूरत है। थैंक यू।